गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के चौथे चैप्टर अकेली के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि सोमा बुआ जो है वह एक परित्यक्ता स्त्री है। उनके जवान बेटे के मृत्यु के आघात के कारण उनके पति जो है वह सन्यासी बन गए हैं। वह साल के 11 महीने जो है वह तीर्थों में रहते हैं और 1 महीने के लिए जो है वह घर आते हैं। उन दिनों उन्हें बुआ का कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता और इन बातों में उन दोनों के बीच छोटी सी नोकझोंक भी होती रहती है। ये हमने पहले भाग में देखा था और साथ ही देखा था कि सोमा बुआ के देवर के जो ससुराल वाले हैं उनके यहाँ की लड़की का जो ब्याह है वह इसी गांव में होने वाला है और उसमें जाने के लिए बुआ जो है वह काफ़ी उत्साहित है। लेकिन उन्हें उनके पति जो है वह कहते हैं कि बिना बुलावे वह कहीं नहीं जाएंगे। अब आगे देखते हैं। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली तो कहती है कि उनकी जो बड़ी बहू है वह कहती है कि मैंने आपका लिस्ट में नाम क्यों नहीं होगा। जो देवर के जो ससुराल वालों के लड़की की शादी थी उनमें आपका नाम क्यों नहीं होगा। हे बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ, विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने समधियों को बुलाना होना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाता है जावे है। समधियों का मामला ठहरा सो भी पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। बुआ जी यह सुनकर कि लिस्ट में उनका नाम है काफी खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से नाम देख कर आई हो? और फिर क्या कहती है कि होना ही चाहिए, आखिर हम तो समधी जी है। जो लोग बाहर वालों को बुलाते हैं वो समधी को क्यों नहीं बुलाएंगे। अब फिर वहां से वह एक क्षण भी रुके बिना चल पड़ती है और सीधे कहाँ जाती है? हाँ, राधा भाभी के कमरे में। वहां जाती है और उसे कहती है कि तुम तो जानती हो कि नई फैशन में शादी में क्या तोहफा दिया जाता है, और फिर ऊपर से ये तो हमारे समधी जी है और पैसे वाले भी है, तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की हूँ, यानी कि मुझे आज के समय में जो नया फैशन चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसलिए और आगे क्या है कि समय 2 दिन का है तो कुछ नई चीजें भी बनाकर हम नहीं हाथ से बनाकर नहीं दे सकते। इसलिए क्या होगा कि हमें कुछ नया जो है वह बनाया यानी कि तैयार ही खरीद कर लाना होगा। और यह किसे लाने के लिए कहती है? राधा भाभी को, कि तू ही बता दे कि क्या देना, क्या उसे दूं, क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर देती हूँ, जो तुझे ठीक समझे ले आना। तो राधा भाभी जो है वह पूछती है कि आप क्या देना चाहती हैं? कोई गहना देना चाहती है, कपड़े देना चाहती है, श्रृंगारदान यानी कि श्रृंगार की चीजें रखने का जो छोटा सा बॉक्स होता है वह, या फिर कोई चांदी की चीज देना चाहती है। तो क्या कहती है सोमा बुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मेरे पास जो कुछ भी पैसे है वो मैं लाकर तुम्हें देती हूँ और तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो तुम खरीद कर ले आना, लेकिन इतना ख्याल रखना भद्द नहीं उड़नी चाहिए, मतलब कि मेरा मजाक नहीं बनना चाहिए। अच्छा देखो पहले के रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी। रेजगारी मतलब कि छुट्टे पैसे और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई।
रही समधियों के घर में इतने से रुपये से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय में भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। तो सोमा बुआ जो है वह क्या करती है कि अपने कमरे में जाती है और एक छोटा सा बक्सा निकाल कर उनमें देखने लगती है कि उनके पास कितने पैसे हैं। लेकिन एक छोटी सी डिब्बिया निकालती है और देखती है तो उनमें केवल छुट्टे 7 रुपये ही थे और कुछ उसमें नहीं था। सोमा बुआ का अनुमान था कि शायद उसमें पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन ज्यादा थे नहीं। और फिर सोच में पड़ जाती है कि समधी जो है वह तो पैसे वाले हैं, तो उनको क्या दूं? इतने रुपए में तो उनके लिए कुछ भी अच्छा सा नहीं खरीद सकूंगी। उनकी जो नज़र है वह अंगूठी पर जाती है। ये अंगूठी जो है वह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी है। कई बड़े बड़े संकट आए, लेकिन उन्होंने उस अंगूठी को संभाल कर रखा था। आज भी जब उन्हें वह उठा रही है, निकाल रही है, तब भी उनका दिल जो है वह जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन किसी तरह अपने मन को मनाकर फिर वह जो है 5 रुपये और अंगूठी जो है वह अपने आंचल में बांध लेती है और बक्सा बंद कर सीधे कहाँ जाती है? हाँ, राधा भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है कि बहू पैसे तो नहीं निकले, लेकिन मेरा तो कोई कमाना वाला भी नहीं है। एक जो छोटी सी कोठरी का किराया आता है, उन्हीं से मैं अपना जो है वह खाना पीना निकल जाता है और कुछ बचत होती नहीं है। लेकिन और वे रोने लगती है। तो राधा भाभी जो है वह कहती है कि मेरे पास भी आजकल कुछ पैसे नहीं है, वरना मैं ही दे देती। और आगे राधा भाभी कहती है कि तुम ये देन लेन के चक्कर में मत पड़ो बुआ। आजकल तो क्या होता है कि देन लेन का रिवाज बिल्कुल चला गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले। और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं, इसे तो न जाओ सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। तो कहती है कि नहीं रे राधा, के समधी जी है तो इन्हें 25 बरस हो गए थे, लेकिन फिर भी वह भूले नहीं है, इसलिए खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। खाली हाथ जाने से अच्छा है तो मैं वहीं जाऊँ ही नहीं। तो राधा भाभी जो है वह इस समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहती है, तो बुआ मत जाओ, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यह समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। तो जब राधा भाभी कहती है कि आप मत जाना, तो सोमा बुआ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तो समधी जी जो है वह बुरा मान जाएंगे। और वह जो पुराने जमाने की अपने बेटे की अंगूठी थी उसे निकाल कर राधा भाभी को देती है और कहती है कि तू तो बाजार जाती है तो तुम ही इस अंगूठी को बेचकर कुछ अच्छा सा खरीद लेना, लेकिन इतना ख्याल रखना कि हमारा जो शोभा जो है वह, हमारा इज्जत जो है वह न जाए, इतनी तुम ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समझियो कि यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले, पर एक
अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए, पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। तो इतने में जो है वह क्या होता है कि गली में एक चूड़ी वाले की आवाज सुनकर बुआ जी जो है वह उनकी जो मिट्टी के दागों वाली पुरानी चूड़ियां थी उन पर उन्हें देखती है और उन्हें लगता है कि यदि कल शादी में जाऊंगी तो जेवर अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन चूड़ी जो है वह तो अच्छी पहन लूं। पहले तो उन्हें खुद को रोक लिया कि लोग क्या सोचेंगे, इस उम्र में नई नई चूड़ियां पहनती है, लेकिन दूसरे ही क्षण सारी बातों को भूलकर वह जाकर 1 रुपये खर्च करके लाल और हरी चूड़ियां जो है वह अपने हाथों में पहन लेती है। लेकिन सारे दिन जो है वह अपने हाथों को क्या करती है कि अपनी साड़ी के आंचल में ढक कर रखती है। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर उन्होंने रात में साड़ी रंगी शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। तो शाम को राधा भाभी जो है वह बुआ को जो शादी में जो चीजें देनी चाहिए थी, उन्हें जो पैसे अंगूठी दिए थे उसमें से वो एक सिंदूरदानी और एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर देती है। यह सब देखकर बुआ जो है वह काफी खुश होती है और सोचती है कि जब उनकी समधन ये सब देखेगी तो पुरानी बातों की जो है वह दुहाई देगी और उनके सबसे हिलमिल कर रहने वाले स्वभाव की प्रशंसा करेगी। और इस बात से वो इतनी खुश हो गई कि अंगूठी बेचने का जो उनका दुख था वह जो है वह जाता रहा। पास वाले जो बनिया है वहां से एक पीला रंग लाकर उन्होंने अपनी साड़ी जो है वह रंग दी, क्योंकि सफेद साड़ी पहनकर ब्याह में जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा और सारी रात वह चैन से नहीं सो पाई। और कल की और इनका मन जो है वह कल शादी में जाएंगी, क्या क्या करेगी, इसी बात में उनका मन जो है वह दौड़ता रहता है। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है। आब मतलब चमकना, खिलना, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तो दूसरे दिन 9 बजते बजते तो बुआ जी ने अपना घर का सारा काम जो था वह सभी काम जो है क्या किया, खत्म कर दिया। और अपनी साड़ी जो उन्होंने रंग कर रात को सुखाई थी तो देखती है कि उनका रंग जो है वो अच्छी तरह से खिला हुआ नहीं है। उनकी जो चमक होनी चाहिए वह चमक नहीं है। इसलिए वह राधा के पास जाती है और कहती है कि इनमें जो चमक होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। तुमने फलक जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मोड़ दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगा। बुलावा कब का है? तो कहते फुलक यानी कि कलर, कपड़े को कलर करने के लिए एक जो लिक्विड आता है वह आपने अच्छे से नहीं लगाया होगा, यानी कि ठीक से आपने उन्हें कलर नहीं लगाया होगा। लेकिन अभी भी वक्त है, एक बार फिर से कर देख लो, ठीक हो जाएगा। और कहती है कि बुलावा यानी कि शाम को कब जाना है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, इन मौकों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में माड़ लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि
यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा। मुझे क्या बावली बावली यानी कि पागल ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? बुआ ने साड़ी को मोड़ लगाकर फिर से सुखा दिया। फिर बुआ ने एक अच्छी सी नई वाली थाली निकाली और उनमें क्रोशिया का एक छोटा सा मेज पोश निकाला और थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल और थोड़े से पतासे सजाकर फिर राधा को दिखाई। अब सन्यासी महाराज यानी कि उनके पति जो थे वह सवेरे से यह सब जो है वह देख रहे थे और 25 बार चेतावनी दे चुके थे कि यदि वहां से न्योता नहीं आया, बुलावा नहीं आया तो वहां मत चले जाना, और अगर तुम चली गई तो ठीक नहीं होगा। और हर बार बुआ जो है बड़े विश्वास के साथ कहती है कि क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, और मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई। गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा। कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली। मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई है जिसमें फलक कलफ लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक मतलब एक चमकीला पदार्थ। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रह कर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गले में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। अब 3 एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा कि कितने बज गए? तो राधा भाभी जो है वह कहती है कि 3 बज गए। तो राधा सुमा बुआ जो है वह कहती है कि सर्दी के दिन है तो पता ही नहीं लगता। 3 बजने पर छत पर जो धूप होती है वह सारी सिमट गई है, मानो लगता है कि शाम हो गई। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए थोड़े से ठंडे स्वर में बोली कि मुहूर्त तो 5 बजे का है, लेकिन जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। और अपने इस स्वर में, इस जवाब में उनकी जो लापरवाही थी वह उन्हें छुपा लेती है। बुआ छत पर से गली में ऐसे नजर फैलाए खड़ी है कि जैसे अभी कोई वहां उन्हें बुलावे के लिए आएगा, लेकिन कोई आता नहीं है। और बीच बीच में उन्होंने जो साड़ी कलर करके रखी हुई थी और उनमें अभ्रक जो छिड़का हुआ था उनका कण जो है धूप को चमका रहे थे। वैसे चमक उठता है जैसे कि बुआ किसी को न्योता लेकर आते हुए अगर दिख जाए गली में तो वह भी उसी तरह चमक उठेगी। 7 बजे के धुंधल के में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भराया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। अब राधा भाभी जो है 7 बजे सोमा बुआ को दीवार के पास बिल्कुल लगी हुई गली में देखती है तो उन्हें काफी दुख होता है कि अभी भी बुआ जो है वह किसी का न्योता देने का इंतजार करती है, लेकिन उनका दुख समझकर वह जो है और कुछ नहीं करती और पूछती है कि बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना नहीं बनाना है? 7 बज गए हैं। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो खाना है,
क्या खाना और क्या पकाना। तो जैसे नींद में से किसी ने जगाया हो वैसी हालत बूढ़ा बुआ की हो चुकी है और कहती है कि क्या 7 बज गए। फिर जैसे खुद से पूछती हो, खुद से बात करती हो, वैसे कहीं मन में ही बातें करती है कि 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। लेकिन एकाएक वो जो सारी स्थिति है उन्हें समझ लेती है और अपने स्वर को, अपने आवाज को शांत कर कर कहती है कि खाने के लिए क्या बात है, अभी ही बना लूंगी, अब 2 लोगों का तो खाना बनाना है, तो अब क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया, वो सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। फिर सोमा बुआ जो है वह उन्होंने जो साड़ी सुखाई थी उन्हें नीचे उतार लेती है और खुद भी नीचे आकर उस साड़ी को अच्छी तरह से घड़ी बनाकर रखती है और अपने हाथों से चूड़ियाँ भी उतार देती है। थाली में सजाया हुआ सारा सामान जो है वह लेकर सारे एक बड़े जतन से, बड़े प्यार से उसे अपने एकमात्र संदूक में रख देती है और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठी। और आज उनका जो दुख है वह काफी बढ़ गया है, वह बहुत ही दुखी है। तो यहाँ हमारा चौथा चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।